हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो वही है अपना, मतलब पूरा चैप्टर का वन शॉट। और बस आपको चीज़ें सुननी है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, आपने पढ़ रखा ही है। और अपन मॉलिक्यूलर से स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके देखो, इसको सुनना तो मैं कैसे नॉर्मली सुनना, जैसे अगर कुछ खा पी रहे हो तब आप लोग इसको सुन सकते हो, वॉशरूम वगैरह में सुनने की कोशिश मत करना, नहीं पता चले आवाज मेरी गूंजे। तो चलो, अब अगर अपन इस मॉलिक्यूलर की बात करें तो देखो, ये दोनों चैप्टर लिंक होते हैं। प्रिंसिपल थोड़ा सा लिंक है मॉलिक्यूलर से, मॉलिक्यूलर पूरा लिंक है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल जब आप लोग पढ़ते हो तो वहां पे आपने मेंडल जी का नाम सुना है, अपन उनके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। अब उन प्रिंसिपल्स को अपन अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, कि भाई मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बेसिकली अपना जो फोकस रहता है, जैसे इसको अपन जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, वो कुछ टॉपिक्स देती है। जैसे आपने सुना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आप जानते हैं, डीएनए आरएनए, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, बैकबोन किससे बनी है, नाइट्रोजन बेस कैसे होते हैं, प्यूरीन पायरिमिडीन क्या होता है, ये अपन को पूरा देखना है। फिर पैकेजिंग ऑफ डीएनए अपन पढ़ेंगे तो वो न्यूक्लियोसोमल मॉडल आपको याद होगा। फिर एक्सपेरिमेंट अपन को देखना है रिलेटेड जेनेटिक मटेरियल। देखो, या तो मैं आपको इसके 2 या 3 वीडियोस बना के दे दूंगा, क्योंकि अगर इकट्ठा जाएगा तो आप भी समझते हो ये 50 मतलब 40-50 मिनट तक जाएगा। और अगर ये मतलब दो एक एक उसमें गए तो फिर आपको पार्ट्स मिल जाएंगे इसके। फिर दूसरी चीज जो एनसीईआरटी में वो देती है, वो डीएनए रेप्लिकेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है। आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, फिर वो डीएनए से आरएनए बनेगा जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। अब उसके बाद होगा क्या कि आपके पास जब आरएनए बनता है तो ये टाइप्स होते हैं आरएनए के, आपने सुना होगा आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। फिर अब जो आरएनए बना है वो उसके अंदर गंदगी होती है जिसे अपन इंट्रॉन्स कहते हैं, तो इंट्रॉन्स को हटाने के लिए अपन स्प्लाइसिंग कराते हैं, समझ रहे हो। फिर लास्ट जो मतलब एनसीईआरटी जिससे बात करती है वो है कंसेप्ट ऑफ जीन। आपने जेनेटिक कोड सुना है, म्यूटेशन सुना है, जैसे एनसीईआरटी लिखती है राम हैज रेड कैप, अगर ऐसा कुछ आपको याद आ रहा हो। फिर लास्ट सबसे मजेदार चीज जो है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। आपने सुना प्रोटीन सिंथेसिस? हाँ, क्या होता है प्रोटीन? सर, जब विभिन्न विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड जुड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप के क्या बनने लगेंगे? प्रोटीन। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन आ जाएगी। फिर लास्ट जो चीज अपन पढ़ेंगे वो है जीन एक्सप्रेशन। अगर आपको याद हो लैकोपेरोन, वहां पे एक स्ट्रक्चरल जीन थी जिन्हें अपन बोलते थे जया जी, अगर आपको ऐसा कुछ याद आ रहा हो, हाँ, तो वो अपन पूरा डिटेल में सुनते चले जाना। अब तो बस कुछ नहीं सुनोगे, चीजें पढ़ी हैं आपको रिकॉल होती रहेंगी। फिर लास्ट चीज जो अपन देखेंगे, आपने सुना होगा वही कौन किसका बाप है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन को देखना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखना है, और इतना अगर देख लोगे तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड से। और एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग के 5 पेज, 4 से 5 पेज जो स्टार्टिंग है, वहां से मतलब ज्यादातर क्वेश्चन, असर्शन और रीजन और स्टेटमेंट के ज्यादा बन जाते हैं। तो उस पार्ट को एनसीईआरटी को ध्यान से सुनना। मैं पूरी एनसीईआरटी बोलूंगा, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूंगा, तो आप बस सुनते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अब पता, एनसीईआरटी देखो तुम्हें एकदम बच्चों जैसे समझाती है कि भाई न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं और क्या उनकी लोकेशन होती है। अब हमें तो इतना पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स मतलब क्या, कि बहुत सारे जब आपके पास मोनोमर्स जुड़ेंगे तब आपके पास क्या बनेगा? एक न्यूक्लिक एसिड। भैया बात नहीं बनी। देखो, मोनोमर्स मतलब डीएनए आरएनए, आपने सुना है? हाँ जी। ये क्या ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब डीएनए आरएनए बना किससे रहता है? सर, वो उसको अपन बोलते हैं डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गए? मोनोमर। और उससे आपके पास क्या बन गया? एक पूरा पॉलीमर, जैसे अपन प्यार से कहते हैं डीएनए या फिर आरएनए। अब भाई डीएनए आरएनए दोनों ही क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म भैया अगर पूछना जाए आपको, हो सकता है ये मतलब आप लोगों को तो वैसे पता होगा, दूसरी कोचिंग वालों को पता नहीं रहता कि डीएनए जो है उसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए में राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर अपन बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से तो यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो कहां पे मिलेगा आपको? सर, न्यूक्लियस में मिलता है। लेकिन आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। बिल्कुल होती है सर। आपकी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होती है। सर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती क्लोरोप्लास्ट, की बॉडी के अंदर नहीं है ना क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स में है। क्या आप लोग फोटोसिंथेसिस करते हो? क्या आप लोग सन बाथ लेते हो? नहीं। तो अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल, और उसके पास भी क्या होता है? डीएनए। यूकैरियोट्स में अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा न्यूक्लियस कहां पे होता है? डीएनए में। फिर प्रोकैरियोट्स की अगर अपन बात करें, सर जो डीएनए और आरएनए है ना वो दोनों ही साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, अब जैसे एक पता बहुत पिद्दी सा सवाल है कि डीएनए जो है आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स, क्या ये न्यूक्लिक एसिड आरबीसी में हो सकते हैं? आरबीसी में सर इमेच्योर या मैच्योर, जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसा आपने सुना होगा। और अगर अपन इसकी बात करें
WBC, हाँ सर WBC के पास तो न्यूक्लियस का शेप होता है, इसी के बेसिस पे तो आप लोग करते हो। कुछ होती हैं एसिडोफिल, हाँ सर होती हैं, जिसके अंदर एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। हाँ सर वो तो हमें पता है। न्यूक्लियस का शेप आपको याद है, बाइलोब, मल्टीलोब्ड, एस शेप, ऐसा कुछ आपको, किडनी बीन शेप, या वो प्लाज्मा सेल का कैसा होता था वो कार्टव्हील शेप, ऐसा कुछ आपको याद है। तो अगर न्यूक्लिक एसिड मुझे खोजना है तो मैं RBC में खोजूंगा या WBC में? सर WBC में। अब चलो अगर अपन बात करें NCERT के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की, तो देखो DNA है, RNA है, दोनों ही क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब DNA होता है सिंगल या डबल? हाँ मेरे जैसा डबल। और अगर अपन RNA की बात करें तो आपके जैसा कैसा है? वो सिंगल, मतलब अभी मिंगल नहीं हुआ है। अच्छा DNA के अंदर अगर बेस पेयर्स की बात करें तो क्या आपके पास एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, ATGC। और RNA की अगर मैं बात करूं, AUGC सर, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन, आपने सुन रखा है। अब DNA RNA दोनों ही क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। मैंने ये बार बार लाइन क्यों बोली कि ये दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। एक बार डायरेक्ट सवाल आया था कि DNA RNA क्या न्यूक्लिक एसिड होते हैं या नहीं होते, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लिक एसिड, तो याद रखिएगा DNA और RNA। अब भाई साहब देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसमें DNA क्या होता है? आपका मेन जेनेटिक मटेरियल। अब देखो दो तरीके के आपके पास DNA होते हैं। अच्छा, एक होता है जीनोमिक DNA, हाँ, एक होता है नॉन जीनोमिक DNA। आपने प्रिंसिपल मतलब वो बायोटेक आपने जब भी पढ़ा होगा तो वहां पे आपने बहुत ज्यादा जिक्र सुना होगा प्लाज्मिड का। हाँ सर सुना तो है। अब प्लाज्मिड क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है? हाँ सर होता है। क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये जीनोमिक है या नॉन जीनोमिक? सर नॉन जीनोमिक। तो ये नॉन जीनोमिक वाले पार्ट्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के अंदर DNA क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अच्छा तो फिर सर RNA भी तो होता है जेनेटिक मटेरियल, तो भैया कुछ वायरस होते हैं। अच्छा, जो वायरस होते हैं वो उसमें आपके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल RNA। लेकिन इतना बात याद रखना कि वायरस एक सेल नहीं होता है। हाँ सर नहीं होता। अगर बॉडी के बाहर है तो मरा हुआ है, और बॉडी के अंदर जाएगा तो वो लिविंग हो जाएगा। आप ऐसा कुछ सुना होगा आपने, ऑब्लिगेटरी। हाँ सर सुना है। अच्छा अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें एक न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी यूनिट होती हैं? क्या पेंटो शुगर है? बिल्कुल है। क्या आपके पास फोस्फेट है? बिल्कुल है। क्या नाइट्रोजन बेस है? इनवर्ड या फिर आउटवर्ड? मतलब ऐसे एक NCERT लाइन लिखती है ना कि नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द इनवर्ड। अंदर की साइड कौन होता है? नाइट्रोजन बेस। बीच में कौन है? पेंटो शुगर। और सबसे बाहर कौन है? फोस्फेट। अच्छा पेंटो शुगर में, पेंटोस मतलब कितने कार्बन? 5। बिल्कुल सर, 5 कार्बन की शुगर को अपन क्या कहते हैं? पेंटो शुगर। अब दो तरीके की होती हैं। यदि पेंटो शुगर के स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है तो इसको अपन बोलते हैं राइबोस शुगर, जो कि RNA में होती है। अगर यहां से अपन ने सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया, अच्छा ऑक्सीजन को हटा दिया, तो आपके पास बन जाती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब इससे एक सवाल वो क्या पूछता है ना कि आप सबको पता है कि सिंगल ज्यादा स्टेबल है या डबल? सर मतलब हम समझे नहीं। अरे मतलब RNA ज्यादा स्टेबल है या फिर DNA? सर ऑब्वियसली बात है DNA, क्योंकि DNA के पास आप खुद सोचिए कोई रोक टोक करने वाली है, उसके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, और RNA बेचारा सिंगल है, कहीं पे भी जा सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपके पास होगा क्या ना हाँ सवाल ये पूछा जाता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोस शुगर, जो RNA होता है वो मोर लेबाइल होता है डिग्रेडेशन के लिए। मतलब सर अरे इसमें म्यूटेशन आसानी से हो जाते हैं। अच्छा ये जल्दी जल्दी वेरिएशंस ला सकता है। अच्छा अब इसलिए अपना जेनेटिक मटेरियल कैसा है? DNA या RNA? सर DNA, क्योंकि अपन लोग कैसे हैं? मिंगल। अरे मिंगल नहीं, अपन लोग स्टेबल हैं। आप समझ रहे हो, आपका जो DNA है वो स्टेबल है, नॉर्मली म्यूटेट नहीं करता है। अच्छा फिर सर नाइट्रोजन बेस की बात आती है। नाइट्रोजन बेस भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिमिडीन। जो सिंगल रिंग होती है उसको अपन पायरिमिडीन रिंग कहते हैं, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। पायरिमिडीन में जब भी आप लोग N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाओगे तो वो हमेशा फर्स्ट कार्बन से बनेगा। किस कार्बन से बनेगा? फर्स्ट कार्बन। अगर प्यूरिन की बात करें तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक रिंग होती है पायरिमिडीन और एक होती है मेडिजोल रिंग। अच्छा अब सवाल जो पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन कितने होते हैं भैया? 4। कहां कहां लोकेशन? 1, 3, 7 और 9। ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी प्यूरिन की रिंग 1, 3, 7 और 9। और 9th वाले नाइट्रोजन से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किसके केस में? प्यूरिन के केस में। और पायरिमिडीन के केस में किसमें बनेगा? फर्स्ट नाइट्रोजन से। अब सर एक और सवाल आपको मिलेगा कि भैया प्यूरिन कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा एडेनिन और ग्वानिन। आग हमेशा पूरी लगानी है। एडेनिन और ग्वानिन ये क्या होते हैं? प्यूरिन्स। और साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन ये आपके पास क्या होते हैं? पायरिमिडीन्स। अच्छा अब एक और चीज, जैसे अगर अपन बात करें कि आपने एक बहुत सवाल सुना होगा, बहुत बार रिपीटेड, कि जो थाइमिन होता है उसका नाम क्या 5 मिथाइल यूरासिल होता है या नहीं होता है? हेलो, क्या उसका नाम 5 मिथाइल यूरासिल है या नहीं है? ये बार बार रिपीटेड सवाल है, इसको याद रखिएगा। थाइमिन को अपन और क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल। अब एक और सवाल कि DNA एसिडिक होता है या बेसिक? सर ये तो नहीं पता। DNA पे चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? सर ये भी नहीं पता। अरे
कि तुम बिल्कुल वही हो यार। आप खुद सोचो, डीएनए मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, हाँ, और न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से पार्ट आते हैं? पेंटोज शुगर, फोस्फेट, और कौन आता है? हेलो, नाइट्रोजन बेस। क्या ये तीनों चीजें आते हैं नहीं आते? हाँ। अब फोस्फेट जो रहता है ये फोस्फोरिक एसिड से आता है, H3PO4 के फॉर्म में। अब कोई भी अगर एसिडिक चीज है तो वो अगर न्यूक्लियोटाइड में आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोटाइड का नेचर भी कैसा हो जाता है? एसिडिक। और साथ ही साथ जब भी ये बॉन्ड बना देगा तो आयनिक फॉर्म में जाना पसंद करता है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पे आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड? सर आयनिक बॉन्ड ऑब्वियसली। तो आपके होगा क्या, जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो इस पे चार्ज आ जाता है PO4-3। इस वजह से आपका डीएनए कैसा होता है चीकू? नेगेटिवली चार्ज, और साथ ही साथ एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। ठीक है, तो अब इतनी बात सुनो, आपने पेंटो शुगर को पकड़ा, हाँ सर। आपने नाइट्रोजन बेस को पकड़ा, बिल्कुल। आपने फोस्फेट को पकड़ा, इन तीनों को मिला के अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अगर यहां से मैंने फोस्फेट को गायब कर दिया तो टाइड नहीं बचेगा, अब कौन बचेगा? साइड। इसको अपन प्यार से कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब एक और चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक और वो सवाल पूछेगा अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सर चाहिए, ऑब्वियसली बात है, कोई काम बिना एनर्जी के नहीं होता है। तो अगर एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी आती किस फॉर्म में है? तो एनसीईआरटी लिखती है कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है जिसे अपन प्यार से कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये आपको सेल में देखने को मिलता है लिखा हुआ, और यहाँ पे तो वो डायरेक्ट कह देती है कि आपके पास डी एनटीपीज होते हैं, डी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में हमें कितने फॉस्फेट चाहिए? एक। कैसे एक सर? अरे पेंटो शुगर, फोस्फेट, नाइट्रोजन बेस, हाँ, एक फॉस्फेट चाहिए। दो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बचते हैं उसका अपन लोग यूज कर देते हैं एनर्जी बनाने में। अच्छा ठीक है सर, करते होंगे, करते क्या होंगे, ऐसा होता है मेरे भाई। अच्छा, अब उसके बाद और क्या अपन से पूछा जा सकता है कि सर आपके पास शुगर्स होती हैं? बिल्कुल, एक होती है राइबोस, एक होती है डीऑक्सीराइबोस। अगर इससे में नाइट्रोजन बेस जुड़ा, हाउ सर जुड़ा, तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा या टाइड? सर अभी फोस्फेट नहीं आया, मतलब क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड अगर आया, जैसे मान लो एडेनिन आपके पास नाइट्रोजन बेस है, राइबोस शुगर है तो एडिनोसिन बनेगा। हाँ सर, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन बनेगा, साइटोसिन है तो सिटिडीन बनेगा। ये याद रखिएगा, इसको साइटोसिन नहीं कहते, इसको अपन सिटिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटिडीन। यूरासिल आएगा तो यूरिडीन बनेगा। अब अगर डीऑक्सीराइबोस है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये सब पिद्दी सी चीजें, ये सब आप लोग कर सकते हो। ये आपके पास क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा तब आपके पास क्या बनता है चीकू? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा बोलो? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा, जैसे मान लो एक फॉस्फेट जुड़ा तो इसको कह देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बोलिए हाँ या ना? हाँ। दो जुड़े तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 जुड़ गए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल, कॉमन सेंस पे। अब इसके बता बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसा पूछता है, जैसे तुम थोड़ा सा इमेजिन करना है, वैसे तो आपको दिख भी जाएगा कि आपके पास नाइट्रोजन बेस होता है। बिल्कुल होता है सर। आपके पास पेंटोज शुगर होता है, ऑब्वियसली है सर। और आपके पास फोस्फेट होता है। ठीक है, मैंने एक न्यूक्लियोटाइड की मैं बात कर रहा हूँ। एक न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस है, हाँ, जो नाइट्रोजन बेस है, जब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा ना, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है सर। और पेंटोज शुगर के कार्बन से जो फोस्फोरिक एसिड बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब सिंपल सा सवाल अगर पूछे, अगर मेरे पास है एटीपी, कौन है? एटीपी फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब फॉस्फेट कितने हैं? 3। जब एक फॉस्फेट जुड़ा तो अपन ने न्यूक्लियोटाइड कहा या नहीं कहा? हाँ। तो जो आपके पास पेंटोज शुगर और पहले फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड होता है उसको अपन कहते हैं फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। और जो 2 फॉस्फेट और बचे हैं उनके बीच में बनता है फोस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड। ये आपको दिख भी जाएगा बनते हुए अभी स्क्रीन पे, फोस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड। चलो, ये सिंपल सी चीजें थी। इससे सवाल पूछे जाते हैं पिद्दी पिद्दी से कि आपके पास तो अगर मान लो एडेनिन 35% है तो ग्वानिन कितना होगा, थाइमिन कितने होंगे, वो नॉर्मल से सवाल होते हैं परसेंटेज के। अब एक और चीज, अगर अपन डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, बिल्कुल सर, डीएनए के स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, तो डीएनए को प्रपोज किसने किया था? मतलब डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था? आपने नाम सुना होगा, वॉटसन और क्रिक। बिल्कुल सर, 1953 या 1983? 53 सर, हाँ, 1953 में वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट थे। दोनों बेचारे बहुत अच्छे थे साइंटिस्ट, उन्होंने काम कर रहे थे और किसको प्रपोज कर दिया? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को। अब पूछा क्या जाएगा किसकी स्टडी से ये प्रभावित हुए थे? तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। हाँ, सुना होगा आपने। एक साइंटिस्ट थे विल्किंस, दूसरे कौन थे? फ्रैंकलिन। इनकी स्टडीज से उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करी थी, डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखा था। उसकी स्टडी पे बेस पे वॉटसन और क्रिक ने किसको प्रपोज कर दिया? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को। अब 2 हेलिक्स हैं, बिल्कुल हैं, तो ये पैरेलल होती है एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल सर, एक का 3 प्राइम ऊपर रहेगा तो दूसरे वाली का 5 और नीचे वाले 5 और यहाँ पे 3 एंटी पैरेलल होती हैं। दोनों नाइट्रोजन बेस से जुड़ी रहती है विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एडेनिन थाइमिन से कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सर? 2। ग्वानिन साइटोसिन से 3। कॉमन सी
बात है, बिल्कुल हाँ सर, ये आप मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। फिर दूसरी चीज आपसे और क्या पूछी जाती है, ये याद रखिएगा डायरेक्ट कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, बिल्कुल डीएनए के स्ट्रक्चर में जो 5 प्राइम होती है ना, वहां पे आपको फ्री फॉस्फेट दिखता है। 5 प्राइम पे फ्री कौन दिखता है, फॉस्फेट, और 3 प्राइम पे आपको फ्री कौन दिखता है, OH। और हमेशा जब भी आपको नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो अपन लोग वो 3' एंड पे जोड़ेंगे, क्योंकि वहां पे फ्री कौन है, OH। फ्री कौन है, OH, और 5' पे फ्री कौन है, फॉस्फेट। अब पता, एक सवाल आपको पहले दिखता था कि टाइप्स ऑफ डीएनए, भैया देखो बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए होते हैं। जो वॉटसन और क्रिक थे उन्होंने बी डीएनए के बारे में बात करी थी। उन्होंने बोला था कि बी डीएनए राइट हैंडेड होता है और रोटेशन 36 डिग्री एंगल पे होता है, जिसमें आपके पास 10 बेस पेयर्स होते हैं। लेकिन एक बार उसने सवाल पूछा था कि जेड डीएनए क्या होता है। देखो जेड डीएनए जो है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचा नहीं, क्या नाम था, रिच। जेड डीएनए जो था वो लेफ्ट हैंडेड था, और साथ ही साथ इसमें जो बेस पेयर्स होते थे एक हेलिक्स में, वो 12 होते थे। लेकिन बी डीएनए में कितने होते हैं, 10। इतना बता याद रख लेना। और एक आपको न्यूमेरिकल और दिख सकता है कि यदि मेरे को एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बताना है, मतलब एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब कि नाइट्रोजन बेस ने पेंटोस शुगर्स के पहले कार्बन से जो बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उतने ही होते हैं जितने आपके पास क्या होते हैं, बेसिस। जितने आपके पास बेसिस होंगे उतने ही आपके पास कौन से बॉन्ड होते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये न्यूमेरिकल्स आपने देखे भी होंगे। अब अगर बोल दे कि भाई डीएनए की थोड़ी अपन कन्फिग्रेशन की अगर बात करें, कन्फिग्रेशन मतलब अरे उसके बीच में जो चीजें होती हैं रेशियोज, जैसे दो फॉस्फेट की दूरी, मतलब डायमीटर ऑफ डीएनए क्या 20 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रख लेना अगर नहीं है। दो फॉस्फेट की दूरी जो होती है आपके डीएनए की स्ट्रैंड्स में, वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। अगर शुगर की बात करें तो 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो वो 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक हेलिक्स लेंथ में जो 10 पेयर्स आते हैं, आपको पता होगा, हाँ हाँ सर पता है। और दो बेस पेयर की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। टोटल हेलिक्स लेंथ कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। ऐसा कुछ होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम याद रख लेना। फिर अगर लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें कि मुझे लेंथ निकालना है, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि आपके पास टोटल 200 बेस पेयर्स हैं। कितने बेस पेयर्स हैं, 200। तो वो पूछेगा लेंथ बताइए इस डीएनए की कितनी है। तो लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस। डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो लेंथ डायरेक्ट आ जाएगी, 200 बेस पेयर्स दिए थे, हाँ सर 200 का मल्टीप्लाई कर दो 0.34 से, आपके पास ऑब्वियस ही बात है आंसर आ ही जाएगा। और आप लोगों की मतलब वो मैथ्स तो मेरे से तेज है ही, तो 68 नैनोमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आपके डीएनए की। ये सब पिद्दी सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग इसको कर सकते हो। अब एक और मजेदार चीज आती है कि भाई साहब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे एक हेलिक्स के स्ट्रक्चर में, बिल्कुल जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम। सर ऑब्वियस ही बात है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा ही होती है, ऐसा तो हम जानते हैं। अच्छा, अब इसी के बाद मतलब स्टार्ट हुई थी डिस्कवरी ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की बातचीत उन्होंने स्टार्ट करी। तो देखो 1831 में, अगर अपन थोड़ा सेल बायोलॉजी में चले, 1831 में जब अपन कोई नहीं थे, पता नहीं पिछला जन्म चल रहा होगा अपना, 1831 में एक साइंटिस्ट थे ब्राउन कलर के, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, इन्होंने खोज कर दी न्यूक्लियस की एक पस सेल में। फिर 1856 से 1863 में सर मेंडल जी आ गए, आपने सुना होगा, हाँ बिल्कुल मेंडल जी का नाम सुना। अच्छा, मेंडल ने किस पे काम किया था, क्या पाइसम सटाइवम पे किया था, बिल्कुल सर। इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, मतलब जो आधा टाइम ये वो फादर थे और जितना टाइम बचता था उसमें वो मैथ्स की स्टैटिक्स लगाते थे प्लांट्स पे। मतलब इन साइंटिस्ट की बात ही अलग है यार। सोचो उस जमाने में जब किसी को मैथ्स का कुछ नहीं पता था, एम भी नहीं पता था, उन्होंने इतनी नई चीज लेके आ गए जो उस समय के साइंटिस्ट सोच ही नहीं सकते थे। तभी तो बेचारे का जो काम था वो मतलब समझ रहे हो, रीडिस्कवरी हुई, उनको वो नोबेल नहीं मिला, उनको जितनी मतलब सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। फिर मेंडल ने काम कब किया था सर, 1856 से 1863 तक पब्लिश किया वर्क 1865 में। फिर 1900 में इनकी रीडिस्कवरी हुई मेंडल्स की लॉ में, मेंडल्स की लॉ की, हाँ बिल्कुल सर, 3 साइंटिस्ट आए थे। फिर 1902 में इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी, आपने सुना होगा, हाँ हाँ सर, एक 2 साइंटिस्ट थे, सुतोन और बावरी, हाँ हाँ हाँ, इन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और 1906 में लिंकेज की बारे में बात आ गई। खैर अपन तो सर इस चैप्टर पे थे, हाँ आ जाओ इस चैप्टर पे आ जाते हैं, अपन प्रिंसिपल में चले गए थे। तो 1869 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मेशर। इन्होंने मतलब बोला कि डीएनए मतलब आपके पास जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ही पास में न्यूक्लियन प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियन प्रेजेंट होता है जो कि हल्का सा एसिडिक है। अब इसको ये बता नहीं पाए कि ये चीज है क्या। तो भाई साहब आपके पास
वही आपके पास फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले एक चीज और सुन लो, चारगाफ रूल। हाँ सर सुना तो है सर चारगाफ रूल। क्या चारगाफ रूल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे एप्लीकेबल होगा? सर नहीं होगा। चारगाफ हमेशा किस पे वैलिड होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स पे। या तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं। अच्छा, अब वो बोलता क्या है ना कि जो रेशो होता है, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इस रेशो वेशो छोड़ो। अब वो इतनी सी बात कहता है कि जितने आपके पास प्यूरिन्स होते हैं उतने ही आपके पास क्या होते हैं? पायरिमिडीन। एक डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? पायरिमिडीन। और इनका जो रेशो आता है वो इक्वल्स टू आता है 1। और ये एक तरीके का यूनिवर्सल रूल होता है। चारगाफ यूनिवर्सल है या नहीं है? बिल्कुल है सर यूनिवर्सल। जो रेशो आएगा वो 1 आएगा या फिर कुछ और 1 आएगा। टोटल प्यूरिन बराबर क्या हो जाएंगे? टोटल पायरिमिडीन। अब उसके बाद एक और आपके पास रूल होता है जिसको अपन बोलते हैं बेस रेशियो। आपने सुना होगा। हाँ, बेस रेशियो में कुछ नहीं होता। मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि जो बेस रेशियो होता है, एडेनिन किससे बॉन्ड बनाता है सर? थाइमीन से। ग्वानिन किससे बनाता है? साइटोसिन से। जो आपके पास बेस रेशियो होता है वो A+T/G+C होता है। और बेस रेशियो यूनिवर्सल नहीं है। जितने भी आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं, स्पेसिफिकली आर्के बैक्टीरिया, उनके अंदर जीसी कंटेंट ज्यादा होता है। तो अरे जीसी कंटेंट अगर ज्यादा है तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा रहेंगे। तो ये जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने थर्मो एसिडोफाइल्स के नाम सुने होंगे। हाँ सर, आपने रूमिनेंट्स के नाम सुने होंगे। नहीं तो आपने टेक पॉलीमरेज का नाम सुना होगा जो अपन थर्मस एक्वेटिकस से रिलीज करते हैं। थर्मस एक्वेटिकस भी एक तरीके का आर्के बैक्टीरिया है। ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे मर जाता है, जिंदा रहता है? सर जिंदा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें सर बेस रेशियो अच्छा खासा है, जीसी कंटेंट ज्यादा है। क्या ज्यादा है? जीसी कंटेंट। अब पूछा ये जाएगा कौन यूनिवर्सल है, चारगाफ रूल या फिर बेस रेशियो? सर चारगाफ यूनिवर्सल है और बेस रेशियो यूनिवर्सल नहीं है। और चारगाफ वैलिड किसके लिए है? सिंगल या डबल? ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, अब एक और चीज, आपकी एनसीईआरटी कहती क्या है ना कि आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे चारगाफ लग जाता है। बिल्कुल लगता है। क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे भी लग सकता है? हाँ सर बिल्कुल। कैसे? सर एमआरएनए तो लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ऑब्वियसली। अब तो होता क्या है ना, आपके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक आरएनए में जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं बिटवीन 2 आरएनए स्ट्रैंड। अच्छा, ये कब हो गया? अरे यार याद करिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर। हाँ सर सुना तो है। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में आपके पास बहुत सारे लूप बनते हैं। जैसे आपने धू लूप सुना होगा। हाँ सर सुना है। आपने टी साई सी लूप सुना होगा। धू लूप मतलब डाइहाइड्रोयूरिडीन, नहीं तो तुम कह लो वो जादू वाला धूप नहीं, धू लूप। आपने ये सब सुने। वहां पे अंदर की तरफ क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो डबल स्ट्रैंडेड, थोड़ा सा तो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा ना। तो उस स्पेसिफिक केस में आपके पास क्या लग सकता है? वहां पे चारगाफ का नियम। एक और चीज याद रखिएगा, जो रियो वायरस होता है, रियो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मेटेरियल होता है वो भी कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंपल सी बात है बे। अब नई चीज जो आती है ना उसको बोलते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को। अच्छा, अब एनसीईआरटी में सबसे पहली जो लाइन लिखी है, इससे एक बार स्टेटमेंट भी बनी है कि सबसे जो मेन हॉलमार्क था, अच्छा हॉल में मार्क, नहीं हॉल मार्क मतलब जो मेन चीज थी ना इस मॉडल की, वो थी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? सो इफ यू टॉक अबाउट दिस एडेनिन, थाइमिन, guanine and cytosine, yes sir. So adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds, yes sir, and guanine pair with cytosine with 3 hydrogen bonds. It is only मतलब this is only called what? Complementary base pairing. अब इसी complementary base pairing के कारण हम लोग जेनेटिक इम्प्लीकेशन कर पाए हैं। मतलब सर अरे जेनेटिक्स के बारे में बता पाए कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता होगा। हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं सीक्वेंस नए डीएनए स्ट्रैंड की। अच्छा, किसके वजह से? एक ये हॉलमार्क की वजह से। अरे हॉलमार्क की वजह से तो ठीक है, उसका नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण। अच्छा ठीक है। अब कुछ है ना एनसीईआरटी में वो मतलब वो लिखा हुआ है बोर्ड्स के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेलिएंट फीचर्स, सेलिएंट जो भी होता है, सेलिएंट फीचर्स अबाउट डीएनए। तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में बार बार पूछी गई है कि डीएनए की बैकबोन किससे बनी रहती है? सर वर्टिब्रल कॉलम। अबे तुम्हारी नहीं पूछी, स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारी नहीं पूछी, आपकी बॉडी की नहीं पूछी, आपने डीएनए की पूछी है। तो डीएनए की जो बैकबोन है ना, वहां पे कौन रहता है आपके पास? फोस्फेट और पेंटोस शुगर। कौन रहता है? फोस्फेट और पेंटोस शुगर। और जो आपके पास वो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड्स इनर साइड या फिर आउटर साइड? सर इनसाइड, बिल्कुल इनसाइड। फिर दोनों ये चेन्स होती हैं वो पैरेलल या एंटी पैरेलल? बिल्कुल सर एंटी पैरेलल। एक का 5 डैश ऊपर रहेगा तो दूसरी वाली का 3 डैश, और नीचे अपोजिट रहेंगे। बिल्कुल। और एक चीज और याद रखिएगा, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो कॉइल्ड होती हैं राइट हैंडेड मैनर में। और हर एक टर्न पे कितने डिग्री का फ्लक्चुएशन आता है? 36 डिग्री पे। ये अपन बी डीएनए की बात कर रहे हैं या जेड की? सर बी डीएनए की। अब बस यही फिर छुटमुट टाइप की चीजें। अब और एक और चीज याद रखिएगा, डीएनए स्टेबल है अनस्टेबल? सर ऑब्वियस ही बात है स्टेबल। अभी आपने बताया कि उसमें वो होता है। सर क्या होता है? अरे मतलब सेकंड कार्बन पे पेंटोस शुगर की OH ना होके
एच होता है, जिससे आपके पास वो मोर लेबाइल है या लेस लेबाइल, सर लेस लेबाइल आरएनए के कंपेयर में। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि आपके पास जो डीएनए है उसमें यूरासिल होता है, थाइमिन, सर 5 मिथाइल यूरासिल होता है। ओहो, कैसी को थाइमिन कहते हैं। और थाइमिन स्टेबल है अनस्टेबल, स्टेबल। अब जो नई चीज आती है उसे अपन बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा स्कीम। अच्छा सर, इसको थोड़ा आराम से समझाओ। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिक, वही वॉटसन क्रिक वाली साइंटिस्ट है क्रिक, थोड़े से क्रैक टाइप के थे। सेंट्रल डॉग्मा स्कीम, उन्होंने बोला क्या ना कि यदि कोई भी मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया हो, तो अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरी बॉडी के अंदर फूड गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब चीजें गई, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। तो अगर मैं चाहता हूं वहां पे मेरे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज या फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज या फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम्स आए, तो डीएनए पे इंफॉर्मेशन होती है जिसे अपन प्यार से कहते हैं जीन्स, और जीन्स को ही मेंडल कहते थे प्यार से फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को जगाने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ताकि ये डीएनए पे जो जीन्स प्रेजेंट है उससे एक स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बने, एमआरएनए। उस एमआरएनए का अपन जब ट्रांसलेशन कराएं तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बने। और एक लाइन जो आप बहुत प्यार से जानते हैं कि एवरी प्रोटीन इज एंजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो आपके पास जितने भी एंजाइम्स बनेंगे वो कहां से आ रहे हैं, डीएनए के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, डीएनए को हमें पहले कुछ ना कुछ तो प्रोसेस से प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस उन्होंने बताई थी कि अगर डीएनए से आप लोग आरएनए बनाते हो, कोई भी प्रकार का आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनाओगे तो प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। और डीएनए से जब डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनेगा तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। अरे सर, डीएनए से डीएनए क्यों बनाना है? अरे कबूतर, जब तुम सेल डिवीजन पढ़े थे तो G1, S, G2, M ये फेजेस पढ़े होंगे। एस फेज में डीएनए को डबल किया जाता था, क्यों? ताकि जो डॉटर सेल्स आ रही हैं उनको इस इक्वल अमाउंट में क्या मिल सके, डीएनए। हाँ सर, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है। अच्छा, एस फेज में क्या सेंट्रल को भी डबल करते हैं? हाँ सर करते हैं। प्लांट में, एनिमल में? एनिमल में करते हैं सर। अच्छा, क्या हिस्टोन को भी डबल करते हैं? हाँ सर करते हैं। न्यूक्लियस में या कहीं और? सर न्यूक्लियस में करना पड़ता है। तो सेंट्रल डॉग्मा स्कीम आपने को क्रिक ने दी थी। इन्होंने बोला था कि डायरेक्ट फ्लो बताया था इन्फॉर्मेशन का लिविंग सेल में कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, हाउ प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन। लेकिन ये चीज कहां गलत हो गई, गलत तो नहीं कहेंगे, मतलब कहां जगह ये मतलब वो अप्लाई नहीं हो पाई, वो आपने सुना होगा रेट्रोवायरस। हाँ सर, रेट्रोवायरस, जैसे आपने सुना होगा एचआईवी। हाँ सर सुना है, बहुत अच्छे से सुना है सर, एड्स को कॉज कराता है। अच्छा, एचआईवी वाला जो वायरस होता है, क्या उसको रेट्रो वायरस कहते हैं? क्यों रेट्रो वायरस कहते हैं? सर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है एमआरएनए, मतलब आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। हाँ, लेकिन इसके पास एक एंजाइम होती है जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये करती कुछ नहीं है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, ये क्या करेगी, आरएनए से डीएनए बनवा देगी। तो अरे तो क्या, तो आरएनए से अगर डीएनए बन गया, आपकी सेल में मेन जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। तो अगर वायरस वाली सेल ने इन्फेक्शन करके डीएनए बना दिया तो आपकी सेल हो गई हाईजैक। हाईजैक मतलब, अरे मतलब अब आपका डीएनए कुछ कर ही नहीं पाएगा और डीएनए से बनता चला जाएगा उसका आरएनए और प्रोटीन। किसका? बैक्टीरिया, मतलब सॉरी वायरस का, एचआईवी वाले वायरस का। और वायरस को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। जब तक प्रोटीन मिल रहा है ठीक है, और जैसी मतलब सेल ने प्रोटीन बनाना खत्म कर दिया, वो सेल को फाड़ के निकलेगा। अच्छा, आपने एड्स सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अच्छा हाँ सर, सुना तो है। तो आपके पास कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए जीनोम होता है, और अगर उनके पास मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, मतलब वो रेट्रो वायरस वाला अगर है, तो वो सेंट्रल डॉग्मा स्कीम को शो नहीं करता। तो हमने क्या, मतलब हमने नहीं किया, दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टेमिनिज्म और बाल्टीमोर। टेमिनिज्म और बाल्टी तोड़, तोड़ नहीं, बाल्टीमोर। इन्होंने बोला कि भाई साहब, जो रेट्रो वायरसेस होते हैं वो सेंट्रल डॉग्मा स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये याद रखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और एक बात हमेशा याद रखना दिमाग में, जब भी डीएनए से डीएनए बनाना है, एंजाइम कौन सा लगाओगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल। और जितने भी पॉलीमरेज होते हैं, जितने भी पॉलीमरेज होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ये सब कंटिन्यूअसली काम करते हैं 5' से 3' डायरेक्शन में। मतलब सर, अगर आपके पास डीएनए की टेम्पलेट 3' से 5' में है, तो ये कंटिन्यूअसली किस डायरेक्शन में काम कर देंगे? 5' से 3'। किस में? 5' से 3'। अभी अपन आगे देखेंगे भी। भाई दो तरीके के डीएनए होते हैं, एक जीनोमिक, एक नॉन जीनोमिक। हाँ सर, इसकी बात हो गई थी। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ इसको याद रखिएगा, ये मेजदा कॉलम में ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं। जैसे अपन लोग ह्यूमंस हैं या मैमल्स? सर दोनों ही है सर। अच्छा क्या अपन लोग ह्यूमंस हैं? हाँ बिल्कुल है। अपने हैप्लॉइड कंटेंट में क्या 3.3 into 10 के बाद 9 बेस पेयर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। डिप्लॉइड में कितने होते हैं? 6.6। हाँ सर, इसका डबल ही होता है, 6.6 10 के बाद 9 बेस पेयर। एसर्शिया कोलाई में कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर। और जो
पूछा जाएगा आपसे जो लैम्डा फेज होते हैं, कौन भाई साहब लैम्डा फेज, अरे एक तरीके का बैक्टेरियोफेज होता है चीकू, जो लैम्डा फेज होता है उसमें 48502 48502 बेस पेयर्स होते हैं, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और अगर अपन 5 × 174 बैक्टेरियोफेज की बात करें तो इसमें 5386 मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसमें जो कि, और इसका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर अगला जो अपन मतलब देखेंगे वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कौन सी? तो कुछ नहीं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए तो है। तुमने कभी जूड़ा बनाया है? सर क्या होता है जी? अरे इतने सीधे तो तुम हो नहीं, आपने कभी किसी के बाल बनाए हैं? सर भविष्य में बनाएंगे। अरे वो तो ठीक है, आप खुद सोचो, आपकी एक माइक्रोमीटर की सेल है 10⁻⁶, आप सोच रहे हो उस सेल के अंदर जो दिख नहीं रही उसके अंदर मुझे 2.2 मीटर डीएनए डालना है। हाँ सर, तो आप खुद सोचो 2.2 मीटर डीएनए बहुत छोटा होता है ना? अबे बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा? सर बहुत ज्यादा ही बड़ा है। उस 2.2 मीटर डीएनए को ऐसी सेल में डालना है, ऐसी कोशिका में डालना है जो आपको नॉर्मली दिखती नहीं है, तो आप कैसे डालोगे? तो सर अपन ने पैकेजिंग की बात करी। अच्छा अब देखो, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। आप लोग भगवान की इच्छा से यूकैरियोट हो क्योंकि आप लोग समझदार ज्यादा हो ऐसा आपको लगता है। तो आप लोग मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑब्वियसली बात है पैकेजिंग तो उनके अंदर भी होगी। हाँ सर होगी, होनी भी चाहिए। जैसे एसर्सिया कोलाई की अगर अपन बात करें तो एसर्सिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 1.36 mm आती है लेंथ। तो अगर 1.36 mm उस मोनेरा के एसर्सिया कोलाई के अंदर मुझे इंसर्ट करना, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी। तो कुछ नहीं, तुमने मोतियों की माला देखी है? मोतियों की माला, अरे बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बे। हाँ 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 सर, सुना बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, मोतियों की माला जो एनसीईआरटी में बनी भी हुई है, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन डीएनए को कॉइल करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे मैं डीएनए को कॉइल करूंगा मुझे कुछ प्रोटीन्स चाहिए। जैसे आप लोग कभी भी अगर बालों का जूड़ा बनाओगे किसी का, तो आपको बहुत सारी क्लिप्स लगानी पड़ेंगी, क्लेचर लगाने पड़ेंगे। वो क्लेचर और क्लिप्स ही आपके पास क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। अब देखो, प्रोकैरियोट में डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है पैकेज फॉर्म में, वो स्कैटर्ड नहीं होता है। हाँ मतलब इधर उधर नहीं रहेगा। मतलब आप समझो दो तरीके के लोग होते हैं, मतलब एक लड़का और एक लड़की। ओहो सर सही बताओ। अरे मतलब एक लड़का और लड़की, आप खुद सोचिए रैंडमनेस या फिर गंदगी किसके कमरे में ज्यादा मिलेगी? लड़कियों का कमरा तुम समझ रहे हो इतना साफ रहता है, एकदम एलआईसी ऑफिस, और लड़कों का तुम देख लो शमशान घाट से कम नहीं लगता। तो ऐसे ही आपके पास जो डीएनए है उसे मुझे कॉइल करना है, और कॉइल करने के लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक सम बेसिक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन चाहिए। सर बेसिक भी और पॉजिटिव चार्ज भी क्यों? अरे अभी बात करी थी चीकू कि डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और डीएनए एसिडिक है या बेसिक? सर एसिडिक है ड्यू टू फोस्फोरस। हाँ फोस्फोरस के कारण। तो हमें ऐसे प्रोटीन चाहिए जो होने चाहिए बेसिक, और साथ ही साथ उन पे चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। अच्छा हाँ हाँ सर ऐसा सुना है, आप खुद सोचो। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके पास होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? नॉन हिस्टोन, मतलब हिस्टोन नहीं है लेकिन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं। और ये किस में मदद कराते हैं? पैकेजिंग में। याद रखिएगा किस में मदद कराते हैं? पैकेजिंग में। और इन्हीं को अपन प्यार से कहते हैं पॉलीअमीन्स। कमीन नहीं, क्या कहते हैं? पॉलीअमीन्स। तो पी से पॉलीअमीन और पी से प्रोकैरियोट्स। याद रखिएगा ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो हिस्टोन नहीं होते। और प्रोकैरियोट के डीएनए को अपन बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड। याद रखिएगा उसमें, क्योंकि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट में। हाँ सर ये तो पता है, वो सर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी नहीं होते। अरे सर मेम्ब्रेन बाउंड ही नहीं होते, अपनी बॉडी के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड है। अब एनसीईआरटी जो पूछेगी ना आपसे वो यूकैरियोट्स का ज्यादा पूछेगी, क्योंकि और एक और चीज आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में भी या फिर सेल बायोलॉजी में कि, और मोनेरा में भी पढ़ा होगा कि जो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? याद रखिएगा एसएस फेज में नहीं होता है। कब होता है? प्रायर टू फिजन। ये याद रखना कि आपके पास जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? प्रायर टू फिजन। अब यूकैरियोट्स की सर बात करें, हाँ कर लो। जो यूकैरियोट्स में आपके पास जो है ना डीएनए पैकेजिंग वेरी करता है फेजेस में, बोले तो। अरे अपने अंदर इंटरफेस भी एम फेज भी है। सर इंटरफेस क्या होता है? अबे G1 है G2, हाँ हाँ और एम फेज भी है। अब डीएनए पहले कॉइल्ड होता है, हाँ सर, जिससे आपके पास बनते हैं क्रोमेटिन। कॉइल कराने के लिए ऑब्वियसली बात है अपनी बॉडी में कौन आएंगे? हिस्टोन प्रोटीन। कौन आएंगे चीकू? हिस्टोन भी आते हैं, नॉन हिस्टोन भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन होते हैं? हिस्टोन। और ये एसिडिक होंगे या बेसिक? बेसिक। चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब इनका आपके पास जब डीएनए कॉइल होगा तो पहले बनेगा क्रोमेटिन। कौन बनता है चीकू? क्रोमेटिन। और जब ये हाईली कंडेंस हो जाता ना तब आपके पास बनते हैं क्रोमोसोम। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। अब ये जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, पहली चीज ये बेसिक प्रोटीन है एसिडिक? सब बेसिक है। नेट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। जितने भी ये बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, याद रखिएगा 3 अमाइनो एसिड होते हैं जो बेसिक होते हैं। एक होता है हिस्टिडीन, एक होता है आपके पास आर्जिनिन, एक होता है लाइसिन। लेकिन आप
लेकिन आपके पास जो ये कौन होते हैं, का नाम था हिस्टोन, हाँ ये, लेकिन आपके पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये किस अमीनो एसिड से बनते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। किससे बनते हैं चीकू, लाइसिन और आर्जिनिन। याद रखिएगा लाइसिन आर्जिनिन रिच कौन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि बेसिक हैं एसिडिक। सर बेसिक क्यों है बेसिक, क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड से बने हैं। और अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड कौन होता है तो याद रखिएगा आर्जिनिन होता है। क्यों सर आर्जिनिन, क्योंकि इसमें ग्वानिडीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब आप जब पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ क्लास 12 वाली बायोमोलिक्यूल, वहां लिखा हुआ है। और लाइसिन सर उससे कम होता है बेसिक, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास हिस्टोन्स के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जब आप लोग जूड़ा बनाओगे तो एक वो ऐसा आपको मतलब सर पे वो नहीं दिखेगा, वो उसको बालों का झुंड जिसको अपन कहते हैं यार, जूड़ा जिसको अपन कहते हैं, तो वो वहां पे ऑक्टामर बनता है। क्या बनता है, ऑक्टामर। इसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोमल मॉडल या फिर ऑक्टामर। अब होते कुछ नहीं है, ये जो अपन क्लेचर जितनी चीजें लगा रहे हैं वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, बिल्कुल होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। बेसिक अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। अब 5 तरीके के आपके पास क्या होते हैं हिस्टोन बेसिकली। एक होता है H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3, एक होता है H4। ये H2A, H2B, H3 और H4 इनकी 2 कॉपीज होती हैं जो आपके ऑक्टामर में प्रेजेंट होती है। और H1 सिर्फ किसका काम करता है, लिंकिंग का। किसका काम करता है, लिंकिंग का। कैसे सर लिंकिंग, अरे तुम सोचो, एक दाना जे है, दाना नहीं कहना चाहिए, एक मोती ये है, दूसरा मोती ये है, उनके बीच में कुछ डीएनए कनेक्शन होगा या नहीं होगा, हाँ सर। उस कनेक्शन के लिए जो क्लिप लगाते हो उसका नाम होता है H1। तो सवाल पूछा जाता है कौन सा लिंकर डीएनए होता है, H1 या फिर सब सर H1। कौन सा कोर डीएनए होता है, कोर डीएनए में कौन से हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं सर, ये H2A, H2B, H3 और H4। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, हाँ सर हमारे सर कॉलेज में है, अरे हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो अपीयर लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको किस में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। फिर और सवाल जो पूछेगा वो कि एक ऑक्टामर, एक आपने जब जूड़ा बनाया तो आपके बालों का कितना टन आएगा, बालों का सॉरी, आपके डीएनए का कितना टन आता है, 1.75 टन। टन नहीं टर्न, हाँ TURN टन। इसी को 1 into 3/4 भी कह देते हैं। और कितने बेस पेयर इस टन में आ जाते हैं, तो 200 बेस पेयर। कौन सा बेस पेयर, कितने बेस पेयर आ जाते हैं, 200 बेस पेयर। और न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है, ऑक्टामर प्लस उसके ऊपर रैप जो डीएनए होता है उसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और एक ऑक्टामर में कितने बेस पेयर चीकू, 200 बेस पेयर। कितने बेस पेयर, 200 बेस पेयर। बस ये फालतू चीजें याद रखना, फालतू की नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी याद रखिएगा। और जैसे जैसे डीएनए कॉइल्ड होगा पहले बनेगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। सुना है 2 प्रकार के हैं सर, एक यू क्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब जो बार बार ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होगा, वो यूक्रोमेटिन है। और आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में 99.9% डीएनए कैसा है, सेम। 0.1% क्या है डिफरेंस। वो डिफरेंस कहां पे दिखता है, हेट्रोक्रोमेटिन में। अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में की बात करेंगे तो यूक्रोमेटिन जो है वो बेचारा दूर दूर है, हाँ इसलिए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, हाँ। और ये लाइट स्टेन होता है। और जो पास पास है ऑब्वियसली बात है डार्क स्टेन रहेगा। अब मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रो की अभी बात करी, मतलब एक्सपेरिमेंट की मैंने बात नहीं करी। एक्सपेरिमेंट की अपन करते हैं अगले उसमें एपिसोड में हैं। अभी तुम करना क्या, मैंने जितना भी पढ़ाया है एनसीईआरटी के हिसाब से, शुरू के 2 या 4 पेज हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। वैसे जितने सवाल बन सकते हैं उससे हो जाएंगे आपके। अपन फिर अगले उसमें मिलते हैं पॉडकास्ट में और वो जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। चलो लव यू ऑल, बाय बाय।